नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वाहिद नसीम और मैं आज एक खास मकसद के साथ आपके पास आया हूं। आज से ठीक 2 साल पहले 2018 में अप्रैल के महीने में ही मैंने एक प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम को हमने किया था ऑटोमन अंपायर पर, रजब तैयब अर्दगान पर और विजन 2023 पर। सवालात कुछ मेरे सामने इस तरह के थे कि क्या रजब तैयब अर्दगान जिस तरह की एक्टिविटी दुनिया में आगे बढ़ा रहा है, क्या ये 2023 में लोज़ान ट्रीटी के खत्म होने के बाद क्या वापस इस्लामिक दुनिया में फिर से ऑटोमन अंपायर का ख्याल देगा? मैंने उस वक्त जो बातें कही थी वो तमाम बातें आज आप देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं कि मैंने उस वक्त क्या कहा था और आज इस वक्त क्या हो रहा है। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम्स का जो एक स्पेशल जो थॉट होता है वो यही होता है कि मैं आपको बता सकूं कि आने वाली दुनिया कैसी होगी, आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो किस तरह का जो है दुनिया में एक्ट होने वाला है। ये तमाम तासुर देने की मैं कोशिश करता हूं। बहरहाल मैं अभी इस प्रोग्राम को आपके सामने पेश करता हूं कि 2018 में जब हमने इस प्रोग्राम को किया था तो मैंने क्या कहा था और आज के हालात से आप जोड़ सकते हैं कि आज क्या हो रहा है। देखिए ये प्रोग्राम विजन या फिर मामला जिस पर बिलखुसूस मगरिबी हल्के बौखलाहट से वो दो चार नजर आ रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त राज तौर पर शामिल है, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, दिफाई उमूर के पर गहरी नजर रखने वाले वाहिद नसीम साहब दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव शामिल है प्रोग्राम में। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, क्या कहेंगे आप खिलाफत की तरफ बढ़ता तुर्की और साल 2023 के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि 2023 में क्या इम्पोर्टेंट है तुर्की के लिए और क्यों बार बार तैयब अर्दगान जो है इसका जिक्र कर रहे हैं, बल्कि तुर्की के तमाम मीडिया हलकों में अगर इसकी जो चर्चा है वो क्यों है और आप तमाम दुनिया में धीरे धीरे 2023 को फोकस किया जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? जी देखिए, ये मुझे लगता है कि आपने इंट्रो में यकीनी तौर पर रजब तैयब अर्दगान के बारे में सब कुछ बताया होगा। जी यहाँ मुझे अपने तरीके थोड़ा सा ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि ये लॉज़न संधि जो है जब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है जो उस्मानिया खिलाफत थी उसको तोड़कर जो ऑटोमन अंपायर है उसके 40 टुकड़े कर दिए गए थे। उसमें एक ट्रीटी की गई थी। जी उस ट्रीटी में बाकायदा जी उस ट्रीटी जो लोज़न ट्रीटी जिसे कहा जाता है, लोज़न ट्रीटी में 100 साल की एक मियाद रखी गई थी जिसमें ये वाजे कर दिया गया था कि तुर्की 100 सालों तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगा और खिलाफत उस्मानिया को क्लेम नहीं करेगा। ठीक। इसमें असल में मोड़ कहां से आता है? रजब तैयब अर्दगान भी या उससे पहले के तमाम जितने भी सरबराह तुर्की में हुए हैं, इन सब का फोकस तुर्की को यूरोप में शामिल करने का रहा और नाटो का एक इक्वल हिस्सा जो है वो जिस तरह तमाम यूरोपियन कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हैं उसी तरह की एक कवायद में एक लंबी जद्दोजहद से गुजरता रहा। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये 2023 भी सामने आने लगा, रजब तैयब अर्दगान एक तरह से एक मुस्लिम लीडर बनकर उभरने लगा। ये तमाम चीजें एक दिन मतलब ये एक दिन में अचानक हुई है। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात नाजरीन के लिए वाज़ेह करना चाहूंगा। अभी तक जो हमको 2-3 सालों से लोग लगातार देख रहे हैं, हमारे नाजरीन, उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मेरी तमाम जो पेशन गोइयां रही हैं या हम उनका पेशन गोइयों का नाम देते हैं, दरअसल वो मेरा एक कैलकुलेशन होता है, विश्लेषण होता है और उस पर मैं एक जो जोड़कर तो मेरे पास इनपुट्स होते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। रजब तैयब अर्दगान पर जब आपने मुझसे सवाल पूछा था कि तुर्की ने जो रूस का जहाज गिराया है, इस पर क्या रूस हमला करेगा, तो मैंने आपको जवाब दिया था कि उसी रोज के अभी एक ऐलान पुतिन ने किया है कि वो अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में रेफरेंडम करा रहा है। रेफरेंडम में मुझे लगता है कि तुर्की पर हमले की परमिशन वहां की जनता नहीं देगी क्योंकि वो सुलझी हुई है और अकल रखती है। तो अब यहाँ पर जब सीरिया में मुदाखलत की थी, जब
पुतिन ने सीरिया में मुदाखलत की थी और तुर्की को अब जब यहाँ पर हमला कर दिया गया था तो उसके बाद तुर्की पे हमला करने के जो तुरंत बाद रद्द अमल रूस की तरफ से आया, 72% लोगों ने रिजेक्ट किया कि हमला नहीं करना चाहिए। फिर अचानक तख्ता पलट की कार्रवाई हुई और तख्ता पलट की कार्रवाई में केजीबी ने, जो खुफिया एजेंसी है रूस की, उसने तैयब अर्दगान के तख्त को बचा लिया। यहां से तमाम खेल बदल गया। यकीनी तौर पर जिस दिन पहले दिन सीरिया के अंदर एंटर किया था पुतिन ने, उसने एक बात को प्लान किया था, वो प्लान था रूथ चाइल्ड अंपायर को ध्वस्त करना, यानी डॉलर के राज को खत्म करना और अपने इकोनॉमी को चीन के साथ मिलकर मुस्तहकम करना और दुनिया पर एक नई अर्थव्यवस्था को लागू करना। तो ये जो ये मामूली बात नहीं है कि हम डॉलर की बात करते हैं, ये इससे ज्यादा अहम बात क्या होती है कि जब नई बैंकिंग की शुरुआत की गई थी जर्मनी में, वो रूथ चाइल्ड अंपायर ही था। रूथ चाइल्ड अंपायर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रूथ चाइल्ड अंपायर ने, उसके 5 बेटे हुए, 5 बेटे वो अलग अलग देशों में चले गए, इंग्लैंड में भी, विक्टोरिया तक उसी के खानदान के लोग थे। तो बहरहाल उसने पहले जो समुद्री डाकू थे उनको भी फाइनेंस किया, जो दुनिया में कंपनियां, ब्रिटेन की, फ्रांस की, पुर्तगाल की कंपनियां जो कब्जा कर रही थी तमाम दुनिया पे, उनको भी फाइनेंस कर रहा था। और जर्मनी के लोगों को, मूल लोगों को जर्मनी में ही वो था रोथस्चिल्ड परिवार, और उसने जो है जर्मनी के लोगों को ही कर्जदार बनाकर इस हालत में पहुंचा दिया था, जिसके बाद जो हिटलर था उसने वो कदम उठाना पड़ा था। तो यहाँ ये बात फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्तर में मैं लेता हूँ कि 1717 में रूथ चाइल्ड्स ने ही ये इच्छा जाहिर की थी कि हम इस तमाम ऑटोमन अंपायर को भी ब्रेक करेंगे और तमाम चीजों को बढ़ते हुए यरूशलेम पर कब्जा करेंगे और यरूशलेम पर कब्जा करके तमाम यहूदियत को एक बार फिर दुनिया पर गालिब करेंगे, जबकि बैंकिंग के जरिए रूथ चाइल्ड परिवार अकेला पूरी दुनिया पर गालिब आ चुका था, जिसका तमाम दुनिया में आज तक लोगों को 99.9% लोग नहीं जानते कि रूथ चाइल्ड कौन है। 99% लोग ये भी नहीं जानते कि रूथ चाइल्ड परिवार जो है वो इस दुनिया में किस तरह का गेम खेलता रहा है। वो एक यहूदी परिवार जो जिसने इजराइल को बनवाया, जिसने वहां की संसद में पैसा लगाया, बाकायदा आज वो उनको फंडिंग करता है। तो तमाम दुनिया के बैंकों की जड़ों में रूथ चाइल्ड परिवार में, शॉर्टकट में आता हूं क्योंकि सवाल लंबा, आपका प्रोग्राम छोटा है, बात बड़ी लंबी है, तो मैं शॉर्ट करता हूं इसको। पुतिन ने जब ये देखा कि ये अब रजब तैयब अर्दगान की हुकूमत को बचा लेने के बाद एक मौका बनता है कि रजब तैयब अर्दगान से क्या फायदे लिए जा सकते हैं, तब पुतिन को और उसकी एक्सपर्ट टीम को जो कुछ मिला वो ये था कि जो लोजन संधि है वो 2023 में खत्म हो जाएगी। 2023 के बाद यूएसएसआर तो नहीं रहा, मगर यूएसएसआर से बड़ा एक कोलिशन जो है ऑटोमन अंपायर को क्लेम करके रजब तैयब अर्दगान के जरिए तमाम इस्लामिक कंट्रियों को एक झंडे के नीचे लाया जा सकता है। और ये यूएसएसआर से बड़ा अंपायर होगा, जिससे फिर से रूस एक मुस्तहकम एक खैमा बन सकता है रजब तैयब अर्दगान की मदद से। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता दुनिया को अपने साथ जोड़ने का अगर कोई दिखता है तो रजब तैयब अर्दगान रूस के सामने मौजूद है, जो ऑटोमन अंपायर को यूरोप से लेके एशिया तक अपने आप को क्लेम कर सकता है। इस दबाव में तमाम ममालिक जो अलग हो चुके हैं वो एक झंडे के नीचे आ सकते हैं और शिया सुन्नी तमाम मसलकों के झगड़े छोड़कर एक रजब तैयब अर्दगान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड जुड़ सकता है। इन तमाम संभावनाओं पर काम करते हुए पूरी तरह से एम्पावर करने की कोशिश पुतिन कर रहा है, जिसमें मुझे सफल होते हुए नजर आ रहा है। और ये वो एम्पायर है जिसे तोड़कर रूथ चाइल्ड परिवार ने अपनी हुकूमत कायम की थी। पुतिन इसी ऑटोमन अंपायर के जरिए रूथ चाइल्ड अंपायर को ध्वस्त कर सकता है। ठीक भाई साहब, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि एक जानिब तुर्की की अगर बात करें तो वो बीमार यूरोप ये कहलाया है। अब इस बीमार यूरोप के साथ खिलाफत का ख्वाब ये कैसे एक साथ हो सकता है? जहां तक तुर्की के बीमार यूरोप का सवाल है तो वो ये है कि वहां के लोग
यकीनी तौर पर वो यूरोप के इन्फ्लुएंस में जीते थे, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल, एजुकेशन सिस्टम और तमाम वहाँ की जो माहौलियात है वो सपोर्ट करती है यूरोपियन कल्चर को, और बहुत हद तक ब्रीड भी मिलता जुलता है। तो ये बात अलग है कि मगर इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो ये था कि रजब तैयब अर्दगान को तख्ता पलट के बाद जिस तरह लोगों ने बचाया और जिस तरह रजब तैयब अर्दगान कुरान के हवाले देकर और बाकायदा हदीस बताकर और तमाम अपनी इंसानियत और अपने लीडरशिप की उस इस्लामिक रिवायत को बयान करते वक्त लोगों में जोश भर जाता है, बच्चे तालियां बजाते हैं और बच्चे बाकायदा वहां पर नज़में पढ़ते हैं रजब तैयब अर्दगान के फेवर में। तो ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि रजब तैयब अर्दगान तुर्की का हर दिल अजीज नेता बन चुका है, और ये भी आप इनकार नहीं कर सकते कि तो मुस्लिम तमाम तबकों में भी एक्सेप्ट किया जाने लगा है। तो आप भाई साहब ये कह रहे हैं कि अब जो बीमार यूरोप था अब उसको यूरोप की जरूरत नहीं रही तैयब अर्दगान के बाद? नहीं, इसलिए नहीं रही क्योंकि अभी तक यूरोप के पीछे भागते रहे और उस यूरोप से कुछ हासिल ना कर सके। इसके बावजूद आज जो है उनके तमाम जो ये एक जब रूस के साथ जब से ये झड़प हुई है जहाज वाला गिराने वाला, उसके बाद से जब रूस के साथ कोलेशन हुआ है तुर्की का, तब से एजेंडा, मतलब आप ये तासुर कह सकते हैं, एजेंडा कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, जो 2023 के नाम पर जिस तरीके से वहां पर चर्चा में आ गया है, तो तुर्की के लोगों को लगने लगा है कि वो यकीनी तौर पर वापस ऑटोमन एम्पायर बन सकते हैं, और इस पर यकीन दिलाने की तमाम बड़े बड़े इजलास में रजब तैयब अर्दगान को कोशिश कर रहे हैं, ये बात यकीन दिलाने की कि हम खुदा के सामने झुकने वाले लोग हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकते। अच्छा भाई साहब यहाँ पर कुछ कह रहे थे आप? जी, यहाँ पर सवाल ये है कि खिलाफत से मुराद क्या वही कदीम जो सल्तनत थी, जो खिलाफत थी, वही पैराहन होगा, वही अंदाज होगा, या फिर अब जो तुर्की दावा कर रहा है या जिस सिमत बढ़ रहा है 2023 के हवाले से, तो ये कुछ आज के तकाज़ों के तहत नया होगा? मतलब किस तरह का, क्या खित्ते पर असर व रसूख होगा, इस तरह की सल्तनत होगी, इस तरह की खिलाफत होगी, या फिर वही पुराने ढंग की होगी? मतलब क्या होगा, नया क्या होगा? इसके बारे में मैंने जिक्र किया है, जो आपने गौर से शायद सुना भी है, जिससे मैंने ये कहा है कि पुतिन की जो थिंक टैंक है उसने ये कैलकुलेट कर लिया है कि यूएसएसआर के बजाय अब वो रजब तैयब अर्दगान के सहारे जो ऑटोमन एम्पायर के हिस्से थे वो तमाम रूस से अलग हो चुके हैं, जो यूएसएसआर का हिस्सा भी वही थे, वो तमाम लोग तो जुड़ेंगे ही, इसके साथ साथ इराक, सीरिया और ये तमाम जो इजराइल तक के तमाम हिस्से हैं वो ऑटोमन एम्पायर के असर में आ जाते हैं, और तमाम जो इस्लामिक ममालिक हैं, चाहे वो इंडोनेशिया, मलेशिया या अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा नहीं थे, वो भी एक उस्मानिया डायनेस्टी का ख्वाब देखकर और उसको महसूस करके यकीनी तौर पर एक झंडे के नीचे आने का काम करेंगे, जो ऑटोमन एम्पायर के नाम पर, उस्मानिया खिलाफत के नाम पर जो झंडा बुलंद किया जाएगा। अब ये ममालिक अपने आप में मुल्क तो रहेंगे, मगर ये मुल्क जो है वो एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, और अगर एक झंडे के नीचे आ जाते हैं तो इसको पूरी तरह से एक रशियन कोलिशन समझा जाएगा, और ये रशियन कोलिशन जो ऑटोमन एम्पायर के मिले जुले असरात के साथ खड़ा होगा, ये यकीनी तौर पे यूएसएसआर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, बड़ा बाजार और दूर तक और देर तक चलने वाला होगा। क्या भाई साहब आपको लगता है कि आज जिस तुर्की को हम देख रहे हैं, यकीनन जिस तरह से एक झंडे के तले आ जाने की बात आप कह रहे हैं और असर और रसूख की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर दिफाई, सियासी और माशी एतबार से तुर्की को किस तरह मतलब आप देख रहे हैं? क्या ये सलाहियतें आज की तुर्की में मौजूद हैं? आपको जान के हैरत होगी कि तुर्की ने पिछले दिनों अपने तमाम कर्जे, जितने भी कर्ज थे वो अदा कर दिए हैं। तमाम तुर्की ने जो अभी मैं इसमें जरूर ये बात ऐड करना चाहूंगा कि जब ये इस कोलिशन में थे जो दाइश का साथ दे रहा था, तो उसमें $25 मिलियन की तुर्की की मंडी से जो तेल जाता था, यह रजब तैयब अर्दगान ने बड़ी चतुराई से उस पैसे का इस्तेमाल किया और तुर्की की इकोनॉमी को बेहद मजबूत बना दिया। आपको ये भी बात याद दिला दूं कि अगर कोई मीडिया
चूंकि मुसलमानों के पास, मुस्लिम कंट्रीज के पास या तो वहां पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी है तो मीडिया ढंग का नहीं है, यानी कि अपनी बात को प्रचारित करने में भी वो पीछे रहे हैं। और चूंकि तुर्की, जैसे आपने कहा, बीमार यूरोप रहा है, तो उन्होंने यूरोप के मीडिया के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिशें की हैं। अभी तक तुर्की को ये बताने की कोशिश, वो नाटो का पार्ट बताते रहे। आपकी जान के ये हैरत होगी कि तुर्की वर्ल्ड के 8वें नंबर की ताकत आज भी है। आज तुर्की के पास जो हथियार हैं, तुर्की के पास जो फौज है, वो वर्ल्ड की 8वें नंबर की ताकत है। तुर्की को आप कम करके नहीं आंक सकते। तुर्की के सामने ईरान आज भी कहीं नहीं ठहरता है। तुर्की वर्ल्ड की 8वीं ताकत आज मौजूद है, और वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो आप तुर्की को हल्के में मत लीजिए। और पुतिन के साथ आ जाने के बाद S-400 की यूनिट जो है करने के साथ खड़ा हो गया है। तुर्की के बारे में कभी रूस सोच भी नहीं सकता था कि तुर्की कभी जो है रूस का साथी होगा, जबकि ये 2 बड़े गेटवे हैं, और दोनों बड़े गेटवे आज पूरी तरह से रूस के हाथ में जा चुके हैं। और गेटवे के साथ साथ जो हम ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, हम जिस संधि की बात कर रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर सवाल ये होता है, ये तो आपने तुर्की की मईशत, तुर्की की दिफाई सलाहियत और तुर्की का जो कोalition है, इसके हवाले से कहा। यहाँ पर तुर्की के जो सरबराह हैं, तुर्की के जो आज के सदर हैं, तैयब एर्दोगान की शख्सियत को आप शॉर्ट इन स्वीट में किस तरह से देखते हैं? किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं तैयब एर्दोगान? देखिए, तुर्की के सदर के हैसियत से मैं जहां तक उनको एनालाइज कर पा रहा हूं, यकीनी तौर पर एक बड़ा बदलाव मैंने जो है रशिया कोalition में आने के बाद देखा है। हालांकि रजब तैयब एर्दोगान जो है वो इस्लामिक ख्यालात की शुरुआत से ही रहे हैं, और इसी की बुनियाद पर वो सत्ता में आए थे। लोगों ने कबूल किया है, और शख्सियत जो है वो यकीनी तौर पर एक मैग्नेटिक शख्सियत है। मुझे लगता है कि वो तमाम दुनिया को, इस्लामिक दुनिया को एक झंडे में के नीचे लाने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि कई बयानात में मैंने जी भाई साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यकीनन शख्सियत के हवाले से जिस तरह से आपने कहा, ये बात अपने मकाम पर है, लेकिन एक जानिब इजराइल से सिफारती ताल्लुकात हैं आपके, और दूसरी जानिब मुसलमानों की क़यादत एक साथ, मतलब कैसे हो सकती है? देखिए, जहां तक अभी आप बात कर रहे हैं तुर्की के साथ, इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की, तो ये बिल्कुल एक बहुत जल्दी आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे, और इजराइल ही मुख्य टारगेट है। यहाँ ये बात समझ लीजिएगा कि अगर इजराइल पर फतेह हासिल किए बगैर, यहाँ सिर्फ तुर्की की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इस्लामिक कंट्रियों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। दरअसल इजराइल वो थिंक टैंक है जिसको बनाने के लिए रूथ चाइल्ड परिवार ने 1717 में जो ऐलान किया था, जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को तोड़ने के लिए, डॉलर को तोड़ने के लिए, इस तमाम खेल को खत्म करने के लिए इजराइल का खात्मा पुतिन के लिए, रूस के लिए अहम जरूरी है। अगर वो यहाँ इजराइल को कमजोर नहीं करते, तो जो रूथ चाइल्ड एम्पायर का एक गेम है, जो ऑटोमन एम्पायर के पहले ही हालांकि वजूद में था, मगर खात्मे के बाद पूरी दुनिया पर काबिज हो गया, जो दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। बहरहाल उस हिडन गेम को खत्म करना ही पुतिन का मुख्य टारगेट है। इस वजह से मैं ये मानता हूं कि इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि इजराइल अपनी जगह पर नहीं बना रहेगा। और एक बात यहाँ पर साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आप इजराइल के साथ जो तुर्की के ताल्लुकात हैं वो देरपा नहीं है, सिफारती ताल्लुकात इम्कानात ये हैं कि खत्म हो सकते हैं, बहुत जल्दी खत्म होते हुए नजर आएंगे। देखिए, खत्म होने का कारण यह है कि इजराइल के साथ उसके सिफारती ताल्लुकात रह ही नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई बड़े गेम का हैंडलर रशिया कोalition ने चुना है, उसको वो रजब तैयब एर्दोगान है, और मुख्य टारगेट मैंने बताया कि इजराइल ही है। क्योंकि इजराइल को अगर यहाँ से हिला दिया जाता है, तो यकीनी तौर पर जो अभी आप देख रहे हैं मुसलमानों के ऊपर एक असरअंदाज होती हुई जो चीजें नजर आ रही हैं, इनको जिस तरह से 70 साल बेवकूफ बनाया गया, वो सब चीजें एक साथ खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें खुल के सामने। इसके बावजूद यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं तुर्की की क़यादत के हवाले से, या तुर्की के रोल के हवाले से, या खुद से रजब तैयब एर्दोगान के हवाले से। दाइश की मदद का इल्जाम है तुर्की पर, काला बाजारी का जो तेल था वो खरीदा गया, शाम में जो जंग होती रही, जो दाइश की जानिब से तेल दुनिया को बेचा जाता रहा, तो इसका तुर्की भी खरीदार था, और ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है, और दाइश की मदद का। तो फिर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक जानिब क़यादत की बात की जा रही है, लेकिन वो जो मामला हुआ वो किस बुनियाद पर हुआ, और फिर वो इल्ज़ाम जो है वो किस हद तक आप उसको देखते हैं?
देखिए, आपको ये मत भूलना चाहिए, हालांकि मैं इसका जवाब दे चुका हूं, मगर दोबारा एक बार फिर जवाब देता हूं। जवाब ये है कि जब रजब तैयब अर्दगान ने या तुर्की ने अपनी लड़ाई को शुरू की थी, अभी तक पिछले 70 साल से जब सऊदी अरब वजूद में आया, सऊदी अरब जब नज्द और हिजाज को मिलाकर एक मुल्क बनाया गया, हालांकि उसको मान्यता पहली बार 1932 में मिली, मगर वजूद में 1924 में आ गया था, जब ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया गया और यहाँ को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया, इसके टुकड़े किए गए। सऊदी अरब ही उन्हीं टुकड़ों का एक हिस्सा था जो 1924 में वजूद में आया। उससे लेके तमाम चीजों को लेकर तुर्की इन्फ्लुएंस में चलता रहा सऊदी अरब के साथ मिलकर, और अगर जिस तरह से जो डील सऊदी क़यादत नहीं कर सकती थी, वो तुर्की करता रहा। हाँ। और जिस तरह सफारती ताल्लुकात को एक बयाने की कोशिश की, क्योंकि वो अलाई था नाटो का, और नाटो के साथ मिलकर काम करने वाला जो है इजराइल मौजूद था, तो उसकी मजबूरी थी बनाए रखना। एक पूरा चेंज आया जब रूस का जहाज गिराया गया, और जब जहाज गिराने के बावजूद रजब तैयब अर्दगान की सत्ता को बचा लिया गया, बल्कि उसकी जिंदगी को बचा लिया रूस ने, तो उसके बाद तमाम चीजें चेंज हो गई। उसके बाद चेंजेस जो आप बड़े देख रहे हैं, उससे पहले रजब तैयब अर्दगान प्रेसिडेंट थे, मगर वो चाहे फिलिस्तीन में कोई बात होती थी वहां आवाज नहीं उठाते थे। वो जिस तरह रोहिंग्यों में आए, जिस तरह से उन्होंने दूसरे ममालिकों में भी आवाज बुलंद की, बाकायदा अपनी साइट पर ऐलान किया कि मुसलमानों अपने आप को कहीं पर भी अकेला न समझो। ये उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जो मैंने आपको बताया। ये रजब तैयब अर्दगान की जबान नहीं है, ये बेसिकली वो चीजें थी, वो पहले के कोalition की थी, उसके वो असरात थे जो तब्दील हो गए हैं। आपका ये मानना है? यानी जो पहले का कोalition था, उसी के तहत सारे अमेरिका के जो पॉलिसीज थी, उसी के तहत तुर्की भी चल रहा था, लेकिन आज वो तब्दील हो गया है, ये आप मान रहे हैं? यकीनन ये देखने वाली बात होगी। एक जानिब भाई साहब, सारी उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का आज़म जाहिर किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब, इजराइल को छोड़ दीजिए, दूसरी जानिब जो आपके हम मसलक सुन्नी कुर्द हैं, आप उनको एतमाद में अभी तक नहीं ले पाए। सैकड़ों हजारों कुर्द मारे गए, ये मामला कैसा है? एक जानिब आप सारी उम्मत को एक झंडे तले लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुर्दों का मामला क्या है? कुर्दों को आप एतमाद में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मैं आपसे एक उल्टे सवाल ये करते हुए जवाब देता हूं। हाँ। कि तमाम स्ट्रेटेजी को हमने 10 बार बताया है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका मिलकर सीरिया के 5 टुकड़े करना चाहते हैं। उनके 5 टुकड़ों के हिस्से भी बताए गए, और इसमें से तुर्की के हिस्से को भी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुर्की इस वक्त यूरोप के उल्टे टारगेट पे आ गया है। अमेरिका के सीधे टारगेट पर जो है तुर्की आ चुका है। ऐसे हालात में कुर्दों को, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनको नजर नहीं आता है कि तुम जो है मुसलमानी हुकूमत के सामने ही क्यों अपना देश बनाना चाहते हैं? क्यों जब वो कुर्द जो इराक को तोड़कर 2 टुकड़े करना चाहते हैं, वही सुन्नी कुर्द जो आपके मसलक के हैं, वो क्यों जो है तुर्की के खिलाफ, सुन्नी ही मुल्क के खिलाफ क्यों जंग लड़ना चाहते हैं? आप उल्टे वही सवाल क्यों उठाते हैं जो अमेरिका आपको कहता है? ये तमाम सहाफी मेरे पे गुस्सा करते हैं, मगर ये वही भाषा बोलते हैं जो राइटर बोलता है, जो अमेरिका चाहता है, जो इंग्लैंड चाहता है, जो ब्रिटानिया चाहता है। बहरहाल वो एक तरफ से तुम कहोगे कि क्या वो अपने मुल्क को बचाने के लिए उन पर हमले नहीं करेगा तुर्की, दूसरी तरफ वो क्या वो लड्डू लेकर बैठे हैं, फूल लेकर बैठे हैं? क्या रजब तैयब अर्दगान का स्वागत करने के लिए कुर्द बैठे हैं? बहरहाल वो वहां पर क्या उन खितों को बांटकर एक अलग मुल्क क्यों लेना चाहते हैं? अगर वो एक मुल्क लेना चाहते हैं तो देखिए, माफ कीजिएगा, अगर कहें कि कुर्दिस्तान था, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि सऊदी अरब नाम का भी कोई देश नहीं था, वहां नज्द और हिजाज था। आप उनकी मांग को पूरी करिए कि आप हिजाज को अलग कर दीजिए, नज्द को अलग कर दीजिए। ये बातें आपको जो सूट करती है वो आप मांग करोगे, उसे आप इस्लाम का नाम दे दोगे, उसे आप इस्लाम के सुन्नत का नाम दे दोगे, उसे आपके जो है खानकाहों से और तमाम जगहों से निकाला जाएगा। जो आपको सूट करता है वो मुसलमान है, जो आपको सूट नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। ये राजनीति का वक्त अब खत्म हो गया है। आप बहरहाल, आप चाहें या ना चाहें, मैं चाहूं या ना चाहूं, मैं वो जानकारी दे रहा हूं जो होने जा रहा है। बहरहाल सच्चाई ये है कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल के साथ मिलकर कुर्द अपना देश बनाना चाहते हैं। वो इस्लाम के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ है। वो बहरहाल जो रजब तैयब अर्दगान कर रहे हैं कुर्दों के साथ, वो अपने तुर्की देश को बचाने की कवायद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक हिस्सा बाकायदा तुर्की का मांगा जा रहा है। ये इस सच्चाई को तस्लीम जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा है। किसी एक देश के इन्फ्लुएंस में आप तमाम आलम इस्लाम को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। ठीक भाई साहब, यहाँ पर
मैं तैयब अर्दोगान की शख्सियत के हवाले सवाल करूंगा। अर्दोगान अंदर से आपको कैसे मतलब नजर आते हैं? कभी वो यकीनन जो देखा जाता है मजलूमों को देखकर आप दीदा हो जाते हैं, और दूसरी जानिब वहीं हम देखते हैं कि बगावत करने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्ती से निपटने वालों में इनका शुमार होता है। ये भी सवाल है कि क्या अर्दोगान एक उस खित्ते के एक नए डिक्टेटर बनने जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं देखिए ना तो मैं रजब तैयब अर्दगान को यहाँ पर एक कोई बहुत बड़ा सूफी संत या कोई मजहबी रहनुमा का कोई टैग देने वाला हूँ, और ना ही मैं डिक्टेटर का टैग देने वाला हूँ। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये आने वाले वक्त में चाहे ये स्ट्रेटेजी का एक पार्ट हो कि वो तमाम इमोशनल चीजें अपनी अहले हयात के साथ जो है बांग्लादेश पहुंचना, रोहिंग्यों से लेके तमाम दुनिया के मुसलमानों के साथ का ऐलान करना। हालांकि मैं जानता हूं कि इसके पीछे इतनी हिम्मत आ जाना सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की देन है, मगर ये इस वक्त मुसलमानों के हक में है, क्योंकि तमाम देखिए एक बात है, इस तमाम खाड़ी के देशों में इतना पैसा अल्लाह ने दिया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदम यहाँ पर पड़े इनाम के तौर पर, इन लोगों के पास इतने तेल और सोने और तमाम जो है डिपॉजिट्स के इतने खजाने आ गए कि इन लोगों ने कभी भी अपने आप को मुस्तहकम करने का काम नहीं किया। इन्होंने कोई फौज नहीं बनाई, इन्होंने तकनीक नहीं ईजाद की। बहरहाल ये लोग तमाम अपनी और माफ कीजिएगा कि तमाम दुनिया से जो मुसलमान ही हैं, जो अहले ईमान ही हैं, उन लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते रहे। अलग बात है कि नौकरी देते रहे, अलग बात है कि उनको रोजगार देते रहे, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनको कभी इस्लाम के हिसाब से जिस तरह उनको एक इस्लाम अहले इस्लाम की इज्जत देनी चाहिए थी, वो इज्जत भी कभी नहीं दी और गुरूर में रहे। तो बहरहाल एक बात है कि अल्लाह बेहतर देखने और जानने वाला है। मैं यहाँ ये बता दूं कि रजब तैयब अर्दगान ने एक बात बड़े ऐलान या कही है, और वो ये, इस पर मुझे मानने में कोई ऐतराज भी नहीं है, जो कि लगता है कि लीडरशिप के विश्व लीडरशिप की एक सलाहियत में हो सकती है कि उसने ऐलान किया तमाम तुर्की के लोगों के सामने कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं गुरूर को अपने आसपास कभी फटकने नहीं दिया और इंशाअल्लाह फटकने नहीं दूंगा। तो ये मैं तमाम आप जैसा मुसलमान हूं, ये तमाम चीजें पैदा करना एक मैग्नेटिक पैदा करना होती है, जो उस लीडर में जरूरी है जो तमाम आलम इस्लाम को एक झंडे के नीचे ला सके, तमाम मसलों के झगड़ों को दरकिनार करके एक ताकत के रूप में बढ़ा सके। तो ये एक जरूरत है वक्त की, और वक्त की जरूरत में रजब तैयब अर्दगान फिट बैठता है, मेरा ऐसा मानना है। तो भाई साहब, अब बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हम पड़ाव में आते हैं, और मुख्तसरन मैं यहाँ पर यह जानना चाहूंगा कि इस्लाम पसंद तुर्की जो अब नजर आ रहा है तैयब अर्दोगान की सरकर्दगी में, इस तुर्की के अहम दोस्त कौन कौन हैं? किन किन को देख रहे हैं आप मुस्लिम दुनिया में? देखिए, अगर मैं अभी देखता हूं कि तुर्की के अहम मुस्लिम दुनिया में दोस्त कौन हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई एक भी है जी। बहरहाल अभी कोई एक भी दोस्ती की कैटेगरी में नहीं आता है। सऊदी अरब भी अब दोस्ती की कैटेगरी में नहीं रहा है। ईरान बड़ी आसानी से तुर्की को तस्लीम नहीं करेगा कि तुर्की को अभी जो तस्लीमी तौर पर अगर आप समझते हैं कि ईरान कबूल करेगा, नहीं करेगा, बल्कि थोड़ा बहुत इख्तलाफ पैदा होगा तुर्की और ईरान के बीच में। मगर सीरिया भी बहुत आसानी से तुर्की को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सऊदी अरब से इख्तलाफ हो चुके हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मगर ये तमाम ममालिक तुर्की को तस्लीम करेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ पर दिल से पसंद करेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिल से एक भी ममालिक इनमें से पसंद नहीं करेगा, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडोनेशिया, अफ्रीकन ममालिक जो इस्लामी दुनिया के लोग हैं, क्योंकि वहां की आवाम तुर्की को पसंद, रजब तैयब अर्दगान को पसंद करने लगी है, तो जो जहां पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां के जो सरबराह है वो यकीनी तौर पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रजब तैयब अर्दगान के साथ दिखाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे तमाम आलम इस्लाम में रजब तैयब अर्दगान की छवि एक खलीफा के तौर पर देखी जाने लगी है। तो ऐसी सूरत हाल में तमाम ममालिकों को तुर्की के साथ आना पड़ेगा। और चूंकि रूस ने अवाम में मकबूलियत बढ़ रही है, अवाम में जरूर मकबूलियत है, ये और बात है कि हुकूमतें अपनी अपनी पॉलिसीज के तहत करीब होंगी या फिर दूर रहेंगी। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर मेरा सवाल ये है, आखिरी सवाल है प्रोग्राम का,
बिलखुसूस जो रुकावटें होंगी तुर्की को, जो इस्लाम पसंदी के साथ जो आगे बढ़ रहा है, तैयब अर्दोगान के जो अज़ाइम, जो इनके फैसले, जो इनके खिताब, जो इनके बयानात, जो इनकी पॉलिसीज हैं, उसके तहत जो तुर्की आगे बढ़ रहा है, इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट और कौन होंगे, किस तरह से होंगे? शॉर्ट में चाहूंगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं। आखिरी सवाल। देखिए, मैं समझता हूं कि जैसे आपके अंदेशे हैं उससे उलट मेरा अंदेशा है। हाँ। मेरा, हालांकि मुझे आपने अपना अंदेशा बताया नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूं। हाँ। बहरहाल अगर आप ये समझते हैं कि सऊदी अरब बड़ी रुकावट बनेगा, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त सऊदी अरब यकीनी तौर पे तुर्की के हर राह में जो है वो रुकावट बना हुआ है, मगर बनने की कोशिश भी करेगा, मगर आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से जो है वो रुकावट पैदा की जाएगी, क्योंकि जिस तरह रूस और चीन के साथ कोलिशन में ईरान बर्तरी हासिल कर रहा था, अचानक तुर्की के फ्रेम में आ जाने के बाद वो दोयम दर्जे पर चला गया है। तो ये आने वाले दिनों में इस मुलाहट को ईरान महसूस करेगा, इस तकलीफ को महसूस करेगा, और एक बार फिर हाथ में बर्तरी आते आते रह जाने का मलाल जो है वो ईरान को खलेगा। मगर सऊदी अरब में मौजूदा क़यादत जो है यकीनी तौर पर रजब तैयब अर्दोगान की जो है राह में रोड़ा बनने का काम करेगी, क्योंकि इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक क़यादत पूरी तरह से चाहे वो हज के थ्रेट में हो या फिर लोगों के दिलों में बैठाई गई हो या जो है मसलके पैदा किए गए हों, उन तमाम मामलों में सऊदी अरब इस वक्त इकलौता जो है वो मुसलमानों का एक अलमबरदार है। मगर ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, रजब तैयब अर्दोगान की तरफ लोग पलट जाएंगे, और मैं ये समझता हूं कि सऊदी हुकूमत में कोई बड़ा बदलाव जरूर होगा, और वो बड़ा बदलाव जो है वो तुर्की के साथ एक करने का काम करेगा, क्योंकि ये आप नहीं भूल सकते कि नज्द का हिस्सा भी ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था, हिजाज का हिस्सा भी ऑटोमन अंपायर का हिस्सा था। और जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान का फौरी तौर पर जिस तरह से एक बयान मिस्र से आया, लेकिन ये जरूर कहा गया बाद में कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन बयान कुछ यूं ही सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि तुर्की जो है बदी का महवर है, जो मुसल्लस है उसका एक महवर है। तो मतलब ये जो बात कही गई थी जिसमें उन्होंने तुर्की का नाम लिया, जिसमें उन्होंने ईरान का नाम लिया और दहशतगर्दों का नाम लिया, लेकिन ये और बात है कि मुबस्सिरीन का ये मानना था कि दहशतगर्द नहीं बल्कि वो रूस के हवाले से कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ही तौर पर सऊदी अरब की जानिब से तुर्की की इस बर्तरी पर जो खुलकर मौक़िफ़ आना है वो आ चुका है। देखिए, मैंने कहा कि ये सिर्फ एक मौक़िफ़ है जो आना है, जो मौजूदा मौक़िफ़ है, मैंने उससे इनकार नहीं किया है। मौजूदा मौक़िफ़ जो है वो तुर्की के खिलाफ इसलिए भी आएगा कि ये एजेंडा हिंदुस्तान में या हमारे लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा है, मगर 2023 में बाकायदा जिस तरह से इराक में एक सरकारी रिसर्च सेंटर है, उसने बाकायदा एक ऐलान कर दिया है। उसने कहा है कि तुर्की ऑटोमन एम्पायर को क्लेम करेगा 2023 के बाद। हाँ। और मैंने कहा कि पुतिन की थिंक टैंक और स्ट्रेटेजी में जिस तरह से ऑटोमन एम्पायर को जो जिंदा करने की एक गेम खेला जा रहा है, उसमें यकीनी तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के खानदान को खतरा लाहक हो जाता है, क्योंकि ये तो 2023 में ही तो सऊद के नाम पर सऊदी अरब बना। अगर तमाम इब्राहिम खलीलुल्लाह से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जहां हम हज करने जाते हैं, उस जगह का नाम हिजाज था और नज्द उसके बराबर का एक देश था। इन दोनों देशों को मिलाकर अजीज बिन सऊद ने इसका नाम सऊदी अरब रखा, जिसको 1932 में पहली बार मान्यता मिली, और पहली बार मान्यता देने वाला देश भी रूस ही था। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो एक शॉर्ट पीरियड टर्म में जो चीजें बनी थी, उन बनी हुई चीजों को चैलेंज करने का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो यकीनी मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का खतरा हो सकता है कि ऑटोमन एम्पायर में पुतिन की अगर ये बातें चर्चा हो रही है, रिसर्च सेंटर इराक, ईरान और तुर्की के अंदर ये बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इस पर बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं बाकायदा, तो भरा पड़ा है इन सब चीजों से। तो ये खतरा पूरी तरह से इसी हुकूमत के लिए बढ़ रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, आपने वक्त दिया। हाँ, तो नाज़रीन, आपने देखा आज भी जहां पर हमने इस प्रोग्राम को खत्म किया है, यानी कि आज से 2 साल पहले इस प्रोग्राम को जहां खत्म किया गया था, आज देखने के बाद भी कुछ चीजें रह जाती हैं जो आने वाली दुनिया में होने वाली हैं। आज भी
जिस तरह 2 साल पहले बहुत सारे लोगों ने या लगभग सभी लोगों ने बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं किया था, एक ख्वाब, एक सपने की तरह लगता था। आज भी जो बातें मैं कह रहा हूं वो एक सपने की तरह लग सकती हैं, मगर जो मोमेंट आए हैं, जहां तक हम खड़े हैं, जहां तक की पेशन गोइयां मैंने की थी, यानी मैंने जो विश्लेषण एनालिसिस किया था, वो तजिया आपने देखा यहां तक मौजूद है। और आगे जो मैं बता रहा हूं उसके अलग अलग प्रोग्राम में आपको तासुर देने की कोशिश करूंगा कि क्या 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 मूवमेंट होने के बाद किस तरह अब आगे की दुनिया चलेगी। तो आज इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। बने रहिए मेरे साथ 4Q में और 4TV न्यूज पर। खुदा हाफिज।